नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने गुवाहाटी में जनसभा की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं वो कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। पीएम पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे। इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग की। मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी का प्लेन आज सुबह करीब 10 बजे मोरन बाईपास पर बनी ELF पर उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है। ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर ही है और मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो करते हुए नजर आए। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखा रहे थे। डेमो 30 मिनट तक चला। पीएम ने इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु और IIM गुवाहाटी के टेम्परेरी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का ये पिछले 3 महीने में तीसरा असम का दौरा है। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है और राज्य में 2016 से लगातार 2 बार NDA की सरकार बनी है। इससे पहले 2001 और 2016 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है। देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक अवसर पर BNP ने भारत के साथ संबंधों में एक नई शुरुआत करने का संकेत दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा BNP सभी क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आमंत्रित कर सकती है। तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया है कि ये समय दोनों देशों के लिए अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने का है। उन्होंने कहा कि भारत को ये समझना होगा कि आज के बांग्लादेश में शेख हसीना और आवामी लीग का अस्तित्व नहीं बचा है। BNP ने भारत से अपील की है कि वो शेख हसीना जैसी आतंकवादी को अपनी जमीन पर पनाह न दे, जिन्होंने बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। हुमायूं कबीर के अनुसार अगर भारत पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत सम्मानजनक व्यवहार करता है तो दोनों देश विकास के नए आयाम छू सकते हैं। तो तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह है और सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया जा सकता है और BNP की तरफ से ये न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है। तो BNP न्योता दे सकती है। तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह है। समारोह में PM मोदी को बुलाने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। तो BNP न्योता दे सकती है। तारिक रहमान का शपथ ग्रहण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को न्योता दिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो समारोह में पीएम मोदी को बुलाने की पूरी तैयारी है और अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जाते हैं या नहीं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अब बीएनपी जो है वो भारत के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस न्योते को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, इस पर नज़र बनी रहेगी। तो हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की पूरी तैयारी बीएनपी ने कर ली है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है। तारिक रहमान का ये शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीएनपी न्योता दे सकती है। तो बांग्लादेश में आम चुनाव के परिणाम आ गए हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बम्पर जीत मिली है। जल्द ही सरकार का गठन होगा। चुनाव में मिली जीत के बाद बीएनपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तारिक रहमान पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आए और जनता को बधाई भी दी। उन्होंने सभी दलों को एकजुट होने की अपील करते हुए नजर आए। तारिक रहमान ने देशवासियों और देश विदेश के पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास रखा, इसलिए एक बार फिर से बीएनपी को जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि ये जीत महज बीएनपी पार्टी की नहीं है बल्कि बांग्लादेश के लोगों की है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने इस लोकतंत्र की लड़ाई के लिए त्याग किया है, ये जीत उन लोगों की है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यूनियन कैबिनेट ने रेलवे, सड़क, टनल और मेट्रो से जुड़े कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट में 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड्स 2.0 शामिल है। कैबिनेट ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। इसका मकसद कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंसी और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो रेल प्रोजेक्ट्स में कैबिनेट ने 10,154 करोड़ रुपए की कसारा मनमाड़ तीसरी और चौथी लाइन परियोजना, 5,983 करोड़ रुपए की दिल्ली अंबाला तीसरी और चौथी लाइन परियोजना और 2,372 करोड़ रुपए की बल्लारी हॉस्पेट तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट से मालवाहक और पैसेंजर कॉरिडोर पर भीड़ कम होगी। कैबिनेट ने बड़े स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच अंडर वाटर रोड टनल बनाया जाएगा, जिसका खर्च 18,662 करोड़ रुपए है। इसका मकसद नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इसके अलावा बहुत बड़े फैसले जो लिए गए, वो फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। सब पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की जरूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड 3rd और 4th लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहां पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तो सीएम धामी ने जॉली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा
और उनके मुंह से निकले इन शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ फिर से आबाद हो रहे हैं। जो गांव कभी पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज वहां फिर से रौनक लग रही है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने 21वीं सदी के पहले 25 साल देखे हैं और आपको 21वीं सदी के अगले 25 साल भी देखने का मौका मिलेगा। आप विकसित भारत के कर्ता धर्ता और चश्मदीद बनने जा रहे हैं। 2047 के विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए कदमों के नतीजे दिख रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले 11 वर्षों में नाजुक 5 से निकलकर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप सब लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई। तो एनसीपी एसपी प्रेसिडेंट शरद पवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें सीने में इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए एडमिट किया गया था। सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और सुप्रिया सुले ने यह जानकारी दी है। 85 साल के राज्यसभा मेंबर को सांस लेने में दिक्कत और लगातार खांसी की शिकायत के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में पुणे जिले के बारामती शहर में उनके घर से रूबी हॉल क्लिनिक लाया गया था। हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर परवेज ग्रांट ने कहा कि पवार की सेहत अच्छी है और वो ठीक हो गए हैं, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया है। उधर मुंबई के मुलुंड इलाके में दोपहर मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एलबीएस रोड पर निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा और एक कार पर गिर गया। घटना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना करीब 12:20 पर मिली। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और मेट्रो प्राधिकरण के कर्मचारी, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेर कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया और मौके से मलबा हटाने का काम शुरू किया। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि निर्माणाधीन मेट्रो से सीमेंट का एक टुकड़ा नीचे ऑटो और कार पर आ गिरा। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो पिलर का ये हिस्सा गिरा है। ऑटो और कार इस हिस्से की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि एक की मौत इस हादसे में हो गई है, वहीं 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेट्रो अधिकारी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। में एक शख्स की मौत हो गई है। उधर आपको बता दें कि 1 लाख नकली जिंक की गोलियां, 42,000 नकली
एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और 27 किलो पैरासीटामोल पाउडर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक फर्जी दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ट्रामाडोल आधारित नकली दवाएं तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। इस गिरोह के तार दिल्ली से बिहार तक फैले हुए हैं। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरी फर्जी दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह का मास्टर कोऑर्डिनेटर अरुण को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए आरोपी तनिष्क से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो गया निवासी अरुण के साथ मिलकर नकली दवाओं का कारोबार चला रहा था। इसके बाद पुलिस तुरंत गया पहुंची और जांच के बाद अरुण को दबोच लिया गया। उधर नोएडा में एक कार में लड़के और लड़की की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों को गोली लगी हुई है। बताया जा रहा है कि लड़के के हाथ में पिस्टल मिली, जिससे पुलिस ने आशंका जताई है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। यह घटना नोएडा सेक्टर 39 की बताई जा रही है। पुलिस को मौके से एक पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जानकारी में लड़की का नाम रेखा, जो नोएडा सेक्टर 58 की रहने वाली है, और लड़के का नाम सुमित बताया जा रहा है, जो त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मच अवेटेड भारत और पाकिस्तान मुकाबले के शुरू होने का सबको बेसब्री से इंतजार है। कुछ घंटों में ये मैच खेला जाना है और मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपनी टीम के खराब वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को खुले दिल से स्वीकारा और ये कहा कि वो इसे बदलने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले काफ़ी बवाल हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने पहले मैच खेलने की अनुमति नहीं दी थी, फिर यू टर्न मार लिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉस के महत्व को कम बताया और कहा कि जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही जीतेगी। उन्होंने कहा कि टॉस खेल का फैसला नहीं कर सकता। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो आप जीतेंगे। क्रिकेट मायने रखेगा, टॉस नहीं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने माना है कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास नहीं बदल सकते। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।